हेलो एवरीवन। हम लोग घटना चक्र की ज्योग्राफी की एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग घटना चक्र की ज्योग्राफी की बुक में जितने भी चैप्टर दिए गए हैं उन सारे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो इस बुक में टोटल 17 चैप्टर हैं ज्योग्राफी के। पहला चैप्टर है इसमें भारत एक परिचय, दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा है अपवाह तंत्र, चौथा है मृदा, पाँचवा है भारत की जलवायु, छठा है प्राकृतिक वनस्पति, सातवां है जल संसाधन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, आठवां है कृषि एवं पशुपालन, नौवां है खनिज संसाधन, दसवां है ऊर्जा संसाधन, ग्यारहवां है उद्योग, बारहवां इसमें चैप्टर है परिवहन, तेरहवां है मानव विकास, चौदहवां है आपदा एवं आपदा प्रबंधन, पंद्रहवां इसमें चैप्टर है मानव बस्तियाँ, सोलहवां है प्रवास और सत्रहवां चैप्टर है जो कि लास्ट है ये है जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो इन्हीं जो टोटल 17 चैप्टर हैं इनको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए इस पूरी बुक को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ये इसका पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग इसका जो पहला चैप्टर है जो कि है भारत एक परिचय, इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो भारत है इसको कहा जाता है ये एक उपमहाद्वीप है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए जो भारत है इसका आकार काफ़ी विस्तृत है। इसी के जो ये विस्तृत आकार है इसी के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसको माना जाता है कि ये एशिया महाद्वीप का एक भाग है। अगर इसकी स्थिति देखी जाए, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये इसकी स्थिति है कहाँ पे, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में बात की जाए तो हिंद महासागर है, पूर्व में बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है भारतीय उपमहाद्वीप का यहाँ पे अरब सागर विद्यमान है। तो ये बात आप लोग बेसिक सी है, इसको याद रखिएगा। अब अगला देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जो भारत का क्षेत्रफल है ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर इसका एक्सपेंशन देखा जाए तो देखिए जो उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई है वो है, ये स्टार्ट होती है उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, यहाँ से स्टार्ट होती है, दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक जाता है। मतलब जो उत्तरी इसका उत्तर से दक्षिण तक इसका एक्सपेंशन है वो स्टार्ट होता है लद्दाख से और जाता है ये कन्याकुमारी तक। तो लद्दाख से अगर कन्याकुमारी तक टोटल हम लोग डिस्टेंस देखते हैं तो ये होता है 3200 किलोमीटर। तो ये इसका एक्सपेंशन है पूरा उत्तर से दक्षिण तक। अगर इसकी बात की जाए पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, तो पूर्व में स्टार्टिंग होता है अरुणाचल प्रदेश से, पश्चिम में ये ख़त्म होता है कच्छ तक। अगर अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक की हम लोग लंबाई देखते हैं तो ये आता है 2900 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए पॉइंट ये कह रहा है कि ऊंचे ऊंचे यहाँ पे भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वतीय प्रदेश हैं। भारतीय यहाँ पे मरुस्थल विद्यमान है, उत्तरी मैदान यहाँ पे है, आसमान पठारी सतह यहाँ पे पाई जाती हैं, तटीय भाग भी हैं, द्वीप समूह है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो स्थल जो रूप हैं यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएँ भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ पे पाई जाती हैं। इसलिए माना जाता है कि जो भारत है वो एक विभिन्नताओं का देश है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ पे कह रहा है जलवायु, वनस्पतियाँ, वन्यजीव, इनके साथ ही साथ भाषा एवं संस्कृति में भी यहाँ पे विभिन्नता पाई जाती है। तो इसीलिए भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसको विभिन्नताओं का देश माना जाता है। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इस विभिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। मतलब इतनी विभिन्नताएं हमारे यहाँ, इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारी परंपराएं हैं उनमें दिखता है। हम एक दूसरे के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, हम एक दूसरे के जो परंपराएं रीति रिवाज हैं उनका सम्मान करते हैं। इसी कारण हमें एकता पाई जाती है। इसीलिए कह रहा है हम एक राष्ट्र के रूप में बंधे हुए भी हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्नताएँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे की जो सामाजिक संस्कृति है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। तो ये इसका एक रीज़न है। अब अगला इसी में ये पॉइंट दिया गया है कि वर्ष 2011 से अब तक की स्थिति क्या है। तो वर्ष 2011 से बाद की स्थिति देखी जाए तो भारत की जो आबादी है वो 120 करोड़ से अधिक है, लेकिन जो यूएन की आबादी, जो यूएन की जनगणना है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भारत की आबादी है वो 140 करोड़ को पार कर गई है, जो कि चाइना से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए चीन दिया हुआ प्रथम स्थान पे है, तो चीन प्रथम स्थान पे नहीं है क्योंकि यूएन की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो भारत है उसकी आबादी सबसे ज़्यादा दुनिया में है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगर आकार की बात की जाए तो देखिए आकार में कह रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%।
अगर हम लोग पूरे विश्व में देखते हैं तो भारत का स्थान आता है 7वां, मतलब 7वें स्थान पे है। 2.4% पूरा जो लैंड एरिया है पूरा मतलब विश्व का, उसका भारत का क्षेत्रफल जो है वो है परसेंट में 2.4%। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत की जो स्थल सीमा रेखा है ये लगभग कितनी है, ये है 15,200 किलोमीटर। अगर हम लोग समुद्री तट रेखा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो समुद्री तट रेखा इस यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसके अतिरिक्त जो लक्षद्वीप है, इन दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इन दोनों को शामिल करने की समुद्री तट रेखा है वो आती है 75 से 16.6 किलोमीटर। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए अगला पॉइंट ये कह रहा है अवस्थिति भारत की कैसी है, इसको जान लेते हैं। तो अवस्थिति के संदर्भ में देखा जाए तो जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसका मुख्य भाग देखा जाए तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। अगर इसकी पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो ये पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो ये इसका देशांतरीय विस्तार है। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री जो रेखा होती है इसी को कर्क रेखा कहा जाता है। ये कह रहा है देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है, जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए जो मुख्य भूभाग है इसके अतिरिक्त देखा जाए तो यहाँ पे 2 द्वीप समूह क्षेत्र भी हैं। 2 द्वीप समूह क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहला द्वीप समूह क्षेत्र है ये है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित। बंगाल की खाड़ी में क्या क्या अवस्थित है, तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। दूसरा द्वीप समूह क्षेत्र है ये है अरब सागर। तो यहाँ अरब सागर में क्या है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब कुछ यहाँ पे स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए जो स्थानीय समय है इसमें 4 मिनट का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, 4 मिनट का। अगला पॉइंट, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। मतलब अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। क्या होता है, कितने समय पहले होता है, तो लगभग 2 घंटे समय पहले यहाँ पे सूर्योदय जो है वो हो जाता है। अगला पॉइंट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला पॉइंट है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो देशांतर रेखा है इसको भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। भारत का मानक यामोत्तर क्या है, तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट। जो ये पूर्वी देशांतर है इसी को भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है। अगर पूछा जाए ये गुजरता कहाँ से है, तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। अगला पॉइंट है अक्षांश का जो प्रभाव है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो मतलब जो अक्षांश है इसका प्रभाव पड़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर, इसलिए कह रहा दिन और जो रात है इनकी अवधि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है इसको भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना जाता है, इसका रीज़न क्या है। मतलब इसको जो माना गया है कि जो भारत का मानक यामोत्तर होगा जो होगा 82 डिग्री 30 मिनट, इसको आखिर ऐसा माना क्यों गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए इसके रीज़न में यहाँ पे बताया गया है कि हमारे देश के विभिन्न स्थानों का जो स्थानीय समय है ये अलग अलग होने के कारण जो समय है उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसी भ्रम की स्थिति से जो भ्रम की स्थिति होती है, इससे जो भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, इसी की समस्या से निराकरण पाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है इसको भारत का यामोत्तर समय माना गया है। इसी में कह रहा है कि इसके बचने के लिए जो 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है इसको स्थानीय समय भारत का माना गया है, क्योंकि ये लगभग भारत के बीच से गुजरता है। तो इसलिए जो समय की मतलब अनिश्चितता होती है या जो समय में लैग होता है ये यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है, तो इसीलिए इसको माना गया है। इसी में कह रहा है कि इसे भारतीय मानक समय भी कहते हैं और इस मध्याह्न रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा भी माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में कह रहा है दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। ऐसा क्यों होता है, मतलब कन्याकुमारी और कश्मीर में है यहाँ पे दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। इसके पीछे रीज़न ये बताया गया है कि एक तो अक्षांश का जो प्रभाव है ये उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ता है, दूसरे कह रहा है कि दिन और रात की जो अवधि है इस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कह रहा है कि जो कन्याकुमारी और कश्मीर है यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि होती है इसमें अंतर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसका अक्षांशीय जो प्रभाव है ये पाया जाता है। अब अगला इसी में कह रहा है कि भारत और विश्व की स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में इसको जान लेते हैं।
तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में और हिंद महासागर के शीर्ष पर ये स्थित है। पहला पॉइंट है भारतीय जो भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और जो पूर्वी एशियाई देश हैं इनको मिलाता है। साथ ही साथ भारत को केंद्रीय स्थिति भी प्रदान करता है। किसकी बात है ये हिंद महासागर की बात की जा रही है। ये क्या काम करता है? तो ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करवाता है। अब इसके अतिरिक्त देखिए जो दक्षिण का पठार है प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और जो ये दक्षिण का पठार है ये पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के विभिन्न देश हैं और इसके अतिरिक्त जो पूर्वी एशिया के देश हैं इनको क्या करता है, इनके जो सभी पूर्वी तट हैं इनके माध्यम से ये निकटतम संबंध बनाते हुए ये दर्शाता है। मतलब जो ये पूर्वी तट के देश हैं इनसे ये सटा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं ये निकटतम संबंध को दर्शाता है। अब अगला पॉइंट ये है कि हिंद महासागर में कह रहा है किसी भी देश की जो तटीय सीमा है भारत जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हिंद महासागर है उसमें जो भारत की स्थिति है वो केंद्रीय है। इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पे किसी अन्य देश की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी भारत की है। इसके पीछे इसने बताया हुआ भी है कि भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण जो है एक महासागर का नाम जो है वो भारत के नाम पे रखा गया है। हिंद महासागर से नाम से स्पष्ट होता है कि हिंदुस्तान के नाम पे इस महासागर का नाम रखा गया है। इसके अतिरिक्त भारत का विश्व के देशों के साथ जो संपर्क है ये युगों पुराना है, परंतु यहाँ पे अगर देखा जाए जो इसके समुद्री जलमार्ग हैं इनकी अपेक्षा भू भागों से ये पहले जो होकर संबंध थे ये बनाए जाते थे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो पहले थे जो हमारे संबंध और भी देशों से बने हुए थे ये स्थलीय मार्ग से होकर जाता था। यहाँ पे ज़्यादातर जो मार्ग थे वो स्थल मार्ग से होकर गुजरते थे। यहाँ पे जलीय जो मार्ग हैं उनकी प्रधानता नहीं थी। इसके अतिरिक्त उत्तरी पर्वतों के दर्रे से अनेक यात्री जो हैं प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए स्मरणीय तथ्य बताया ही गया है कि सन 1869 की बात है, याद रखिएगा 1869 में स्वेज नहर जब खुल जाता है तो इससे भारत और यूरोप के बीच जो दूरी है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। याद रखिएगा स्वेज नहर खुलता कब है? तो ये खुलता है 1869 में और इसको खुलने से क्या होता है जो भारत और यूरोप है इसके मध्य जो दूरी का अंतर है वो 7000 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है। अब अगला पॉइंट ये है कि इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और जो वस्तुएं हैं इनका आदान प्रदान होता रहा है। अब इसके अतिरिक्त देखिए जो भारत है वहाँ पे पश्चिम मध्य एशिया का संपर्क यहाँ से था, पूर्वी एशिया का संपर्क था, दक्षिण एशिया का। तो यहाँ के जो ये पड़ोसी देश हैं इनके साथ भारत के अद्भुत संपर्क रहे हैं। मतलब पहले से संपर्क भारत के यहाँ से रहे हुए हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कि जो उपनिषद हैं उपनिषदों के विचार जो हैं, रामायण जो है, पंचतंत्र जो है, यहाँ की कहानियाँ पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, भारतीय अंक जो है, दशमलव प्रणाली जो है, ये संसार के विभिन्न भागों तक यहीं से पहुँचे हुए हैं। तो याद रखिएगा जो भारत है वहाँ से इन सभी देशों में ये सब फैले हुए हैं। मसाले हैं, मलमल है, कपड़े हैं, व्यापार की अन्य वस्तुएँ हैं, भारत से विभिन्न देशों में ये ले जाया जाती थी। मतलब जो वस्तुएँ हैं, मसाले हैं, ये अन्य देशों में भारत से ले जाए जाते थे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जो यूनानी स्थापत्य कला है तथा जो पश्चिमी एशिया की वास्तुकला है इनके जो प्रतीक हैं मीनार तथा गुंबद इनका प्रभाव भी हमारे देश पर देखा गया है। एक तरह से कह सकते हैं जो हमारे यहाँ आए उनका भी प्रभाव हम पर पड़ा और हम जिसके यहाँ गए थे वहाँ से हम लोगों ने कुछ सीखा। तो एक तरह से अगर माना जाए तो जो भारत की स्थापत्य कला है या यहाँ की संस्कृति है ये एक तरह से मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब हम लोगों ने कुछ बाहरी देशों से सीखा है और कुछ बाहरी देशों ने हमसे सीखा हुआ है। तो यहाँ की ये विशेषता है। अब अगला पॉइंट कि इसमें यह है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं ये क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि प्राचीन सभ्यता के इतिहास वाले जो सभी देश हैं इन्हीं की तरह भारत की सीमा भी अधिकांशतः प्राकृतिक है और वह ऐतिहासिक रूप से निर्धारित की गई है। भारत अगर दक्षिणी हम लोग एशिया के साथ संपर्क देखते हैं तो ये इसको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देखा जाए तो भारत की जो सीमाएं हैं कहाँ कहाँ से लगती हैं, तो देखा जाए जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है भारत का, यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर का क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पे चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, ये सब क्षेत्र यहाँ से लगे हुए हैं। बात की जाए पूर्व की तो भारत की अगर पूर्व में बात की जाए तो यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश ये सीमा साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर है, दक्षिण में देखा जाए तो श्रीलंका और मालदीव हैं। तो इस प्रकार से भारत की एक केंद्रीय स्थिति है जहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश हैं, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान यहाँ पे विद्यमान हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि
दक्षिण में जो समुद्र पार हमारे पड़ोसी हैं, ये कह रहा है 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, जिनमें देखा जाए तो श्रीलंका है और मालदीव हैं। तो ये क्या हैं? ये हमारे पड़ोसी हैं और ये द्वीपीय राष्ट्र हैं। अगला पॉइंट है, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा जो समुद्री रास्ता है, ये है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। याद रखिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। पाक जल संधि और जो मन्नार की खाड़ी है, किन के बीच है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच विद्यमान है। इसके अतिरिक्त मालदीव लक्षद्वीप जो समूह है, इसके दक्षिण में ये स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मालदीव लक्षद्वीप हैं, इस लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, इसके दक्षिण में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप व अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसके अतिरिक्त पूर्व में म्यांमार है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, आदि देश इस भारत के पूर्व में स्थित हुए हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इनकी स्थिति पूर्व में है भारत के। किनकी स्थिति? म्यांमार की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की। तो ये सब भारत के पूर्व में विद्यमान हैं। अगला पॉइंट है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, ये बहुत अच्छे रहे हैं। इसलिए जो हमारे जियोपॉलिटिक्स है, इस समय काफ़ी अच्छी चल रही है। अब अगला है, इसमें भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, ये कैसे हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये बांटा कैसे गया, इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, बांटने में पहला है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? ये भारत की राजधानी है। इसके अतिरिक्त राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। बात की जाए 2 जून 2014 की, तो इस समय तेलंगाना जो भारत का था 29वां राज्य बना था और ये आंध्र प्रदेश का एक पहले भाग था। मतलब जो तेलंगाना है पहले आंध्र प्रदेश का भाग था। इसको 2 जून 2014 को इसको अलग कर दिया गया और इसको 29वां राज्य बना दिया गया था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। मतलब कुछ ऐसे राज्य थे जिनको एक में मिला लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो 28 संख्या है वो हो गई है। अब अगला इसी में पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य बात की जाए तो गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। यहाँ पे जो भारत है उसको क्या किया गया? राज्यों को जिलों में बांटा गया है। 31 अक्टूबर 2019 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा इसको समाप्त कर दिया गया था। 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नागर जो हवेली है, इसको दमन एवं दीव के साथ इसका जो विलय है वो कर दिया गया था। तो इसी कारण जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 8 हो गई है। अब अगला इसी में है भारत का भौतिक विभाजन, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न जो भौतिक आकृतियाँ हैं, ये भारत को विभिन्नता प्रदान करती हैं। जैसे देखिए जाए तो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, तट हैं, द्वीप समूह हैं। ये सब भारत को कैसे क्या प्रदान करते हैं? ये सब भौगोलिक जो बहुत सारी आकृतियाँ जिनको हम लोग लैंडस्कॉप कहते हैं, ये प्रदान करती हैं। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय का आवरण भी विद्यमान है। तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पे जितनी भी विविधताएँ हो सकती हैं, वो सारी विविधताएँ भारत में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं, जिसमें देखा जाए तो हिमालय है। हिमालय का मतलब होता है बर्फ़ का घर, मतलब हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। इसके अतिरिक्त हिमालय जो पर्वत है, इसको 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है, इसको बृहद हिमालय कहा जाता है या इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे शिखर भी विद्यमान है। याद रखिएगा, जो बृहद हिमालय है, इसी में विश्व के जो सबसे ऊंचे श्रृंखला हैं ये विद्यमान हैं। मध्य हिमालय या जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में ये स्थित है। थर्ड है शिवालिक, जो सबसे दक्षिण में ये स्थित श्रृंखला है। अगला है हिमालय पर्वत के जो 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाएं हैं, इनका वर्गीकरण इनमें किया गया है। तो पहला है बृहद हिमालय। इसके अगर हम लोग दक्षिण में जाते हैं तो फिर मध्य हिमालय आता है या इसी को हम लोग हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अगर हम लोग दक्षिण में जाते हैं तो ये शिवालिक श्रृंखला आती है। तो ये सब इसका सीक्वेंस है। अब अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हिमालय के अगर हम लोग दक्षिण में देखते हैं तो भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। क्या है? भारत का जो उत्तरी मैदान है वो दक्षिण में है हिमालय के। इसके अतिरिक्त ये जो मैदान है समतल एवं सपाट है। यहाँ की विशेषता ये है कि ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ हैं, जलोढ़ निक्षेप मतलब क्या है? जो कटाकर लाई गई बहुत सारी मृदा के कण हैं, उन्हीं को जलोढ़ कहा जाता है। तो इन्हीं से ये मिलकर बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट ये है कि नदियों के द्वारा जो निर्मित ये मैदान है कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होते हैं ये, क्योंकि बहुत सारे ये जो पोषक तत्व हैं ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे यहाँ पे जो पोषक तत्व होते हैं विद्यमान हो जाते हैं। तो इसलिए जो मृदा होती है ये काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। अगला पॉइंट ये है, इसी में कह रहा है कि यही कारण है, ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये जो मैदान है काफ़ी उपजाऊ हैं,
ये इनके भरण पोषण के लिए काफ़ी जो हमारे लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं इनको ये प्रदान कर देती हैं। अगला पॉइंट है भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिमी जो भाग है वहाँ पे भारतीय महामरुस्थल स्थित है। मरुस्थल की स्थिति यह है कि यह शुष्क है, गर्म है, रेतीला है। यहाँ पे जो वनस्पतियाँ होती हैं काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती हैं। अब इसकी विशेषता यह है कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पर ये स्थित हैं। इनकी आकृति की बात की जाती है त्रिभुजाकार हैं। इनका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियाँ भी स्थित हैं। इसके अतिरिक्त इसके उत्तरी पश्चिमी में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। तो याद रखिएगा, अरावली जो श्रृंखला है इसको विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला माना जाता है। इसके अतिरिक्त विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर देखा जाए तो नर्मदा और जो तापी नदियाँ हैं ये बहती हैं। तापी को ही ताप्ती कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियों के नाम बताइए। तो इनमें है नर्मदा और ताप्ती, या इसी को तापी कहा जाता है, जो कि अरब सागर में जाके गिर जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट है, सह्याद्री जिसको कहा जाता है, तथा पूर्व में पूर्वी घाट यहाँ पे विद्यमान है। अगर बात की जाए पश्चिमी घाट का विस्तार देखा जाए तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट की बात की जाती है बीच बीच में टूटा एवं असमान है। मतलब जो पश्चिमी घाट है ये सतत रूप में विद्यमान है, मतलब यहाँ पे कहीं जो कटा फिटा है ये नहीं पाया जाता है। जबकि जो पूर्वी घाट है ये काफ़ी कटे पिटे क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। मतलब बहुत सारी जो नदियाँ हैं या कह सकते हैं नदियों ने इसको काट दिया है, या फिर अक्षय पर्दन के कारण, या फिर कह सकते हैं कोई और जो भौगोलिक घटनाएं होती हैं उनके कारण जो है ये काफ़ी विच्छेदित रूप में पाया जाता है, जो कि है पूर्वी घाट। जबकि पश्चिमी घाट जो है वो एक समान रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट है, इन पठारों में खनिज हैं, जैसे कोयला देखा जाए, लौह अयस्क, ये सब पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में अगर देखा जाए, पूर्वी घाट के पूर्व में देखा जाए तो यहाँ पे तटीय मैदान भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, पश्चिमी तट जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी क्षेत्र में, और जो पूर्वी घाट है उसके पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ पे तटीय मैदान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, पश्चिमी तटीय जो मैदान है काफ़ी संकरे हैं, जो कि कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत चौड़े हैं। तो ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी जो तटीय मैदान है काफ़ी संकरे हैं, लेकिन कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा ये चौड़े हैं। कह रहा है यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ भी हैं। नदियों में देखा जाए तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बंगाल की खाड़ी में ये सब जाके गिर जाती हैं। अब देखा जाए तो अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियाँ जाके यहाँ पे गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। अब अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट ये है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं ये अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो याद रखिएगा, डेल्टा कौन बनाती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो होती हैं वो अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि सुंदरबन डेल्टा, ये पाया जाता है। तो कहाँ पर पाया जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरती हैं नदियाँ, गिरने वाली होती हैं नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो इन नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। अब भारत की अवस्थिति और विन्यास कैसा है इसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो भारत है वो अपने प्राकृतिक दृश्यों और सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसीलिए कह रहा है जो भूटान है हमारी उत्तरी सीमा पर और पूर्व की ओर ये स्थित है। अब अगला कह रहा है, हम भूटान के साथ कुछ विशिष्ट संधियों के द्वारा बंधे हुए हैं। इनमें देखा जाए तो भूटान के पूर्व में उच्च हिमालय के शिखर जो हैं चीन एवं भारत को अलग करते हैं। तो ये इसकी काफ़ी भौगोलिक स्थिति है। इसके अतिरिक्त इसी में इस सीमा को, जिसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है, के पार तिब्बत स्थित है। लहासा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तिब्बत की राजधानी है, भारतीय सीमा रेखा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इसके अतिरिक्त भारत की जो पूर्वी सीमा रेखा है, यहाँ से घने जो वन हैं, जटिल पर्वतीय भूप्रदेश हैं, इनके साथ साथ ये चलती है। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पे कह रहा है वह संधि है जो कह रहा है म्यांमार, जिसको वर्मा कहा जाता है, चीन और भारत आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसी संधि है जहाँ पे जो म्यांमार है, वर्मा जिसको कहते हैं, चीन जो है, भारत है, यहाँ पे आपस में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जो पूर्वी सीमा रेखा है इसकी रक्षा हिमालय की प्रशाखाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें देखा जाए तो मिश्मी, पटकाई और जो नागा पहाड़ियाँ हैं ये सब इसकी एक तरह से कह सकते हैं जो हिमालय की प्रशाखाएँ हैं, ये भारत की हमारी पूर्वी सीमा, जो भारत की पूर्वी सीमा है, इसकी ये रक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस श्रेणी में हरे भरे उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी पाए जाते हैं। इन वनों के पास ही म्यांमार एवं भारत की सीमा भी विद्यमान है।
अब अगला कह रहा है जो मांडले है, जो आंतरिक म्यांमार का केंद्र है, भारत की पूर्वी सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मांडले है ये भारत की पूर्वी सीमा से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अगला पॉइंट है अपने उत्तरी एवं पूर्वी जो पड़ोसी हैं, इनसे कह रहा है हमें अलग करने वाली जो पर्वतीय दीवार है इतनी जटिल एवं दुर्गम थी कि प्राचीन काल में बड़े पैमाने पर संचार यहाँ से संभव नहीं था। लेकिन कह रहा है कुछ ऐसे मार्ग विद्यमान हैं जिनसे तीर्थयात्री जो हैं कैलाश एवं मानसरोवर जाया करते थे, पर आधुनिक यातायात के साधनों का विकास पिछली शताब्दियों से ही प्रारंभ किया गया है। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि तिब्बत जो महामार्ग है, जो साफ मैदान में यातायात योग्य सड़क मार्ग है, जो कि सतलुज घाट से होकर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त कश्मीर लेह मार्ग को काराकोरम दर्रे द्वारा उच्च श्रेणियों के पार तक बढ़ाया गया है, ये ताकि जो कनेक्टिविटी है ये प्रदान की जा सके। तीसरा प्रमुख जो प्रवेश मार्ग है ये सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार से जो कनेक्टिविटी है इसको प्रदान करने के लिए बहुत सारे जो मार्ग हैं ये बनाए गए हैं। अब अगला है वायु मार्ग के विकास का भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी में कह रहा है कि जो वायु मार्ग का विकास है इसके साथ ही पर्वतीय दीवार का महत्व एक प्रभावशाली अवरोध के रूप में कम हो गया है। जिस प्रकार से बहुत सारे कनेक्टिविटी के दूसरे मार्ग बना के दिए गए हैं, अब वायु मार्ग विकसित हो गया है। तो इस प्रकार से जो कह रहा है कि एक तरह से हम लोग पर्वत को एक दीवार के माध्यम से मानते थे, मतलब पर्वत को एक दीवार की तरह मानते थे कि वो हमारा एक तरह से रक्षा करती है, हमारा वो एक आवरण है, वो अब नष्ट हो चुका है क्योंकि हमने बहुत सारे जो कनेक्टिविटी मार्ग हैं उनको विकसित कर लिया है और जो वायु मार्ग है इसको हम लोगों ने बना लिया है। तो इसलिए कह रहा है ये जो काम है ये अवरुद्ध हो चुका है। अब इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट ये है कि 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के फलस्वरूप इसके मानचित्र पर कई राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण किया गया है। जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान का उदय हुआ। अंततोगत्वा क्या होता है 1971 में यह पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के रूप में उभरता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो असम जो है, पश्चिम बंगाल जो है, मेघालय है, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए राज्य हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो ये है असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जो त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये भी इसी की सीमा से लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा जो टोटल कितने स्टेट हैं, तो टोटल 5 स्टेट हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है मेघालय, चौथा है मिजोरम, पाँचवा है त्रिपुरा। ये सब बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। अब अगला पॉइंट है हमारी जो पश्चिमी सीमा है, यहाँ पे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत से अलग करती है, जो कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है एवं कालीबंगा जो राजस्थान है, इनके कह रहा है दिनों में हमारी ऐतिहासिक परंपरा की ये सहभागी रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारा यहाँ पे ज्वाइंट कल्चर रहा है, क्योंकि ये हमारी तरह से भाई रहे हैं। जो पाकिस्तान रहा है हमारा ही पहले पोर्शन था, लेकिन ये बाद में अलग हो गया। तो यही कह रहा है कि हमारी जो संस्कृति है यहाँ पे इसके ये भी एक तरह से कह सकते हैं जो परंपरा हमारी रही है इसके ये सहभागी रहे हुए हैं। अब अगला पॉइंट है उत्तर की ओर से भारत के जो संलग्न हट्टे कट्टे पठान हैं, इनकी भूमि जो है वो सीमांत गांधी का प्रदेश है। मतलब कहने का ये क्षेत्र है जो उत्तर का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र वाला, यहाँ पे एक सीमांत गांधी रहे थे जिनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इनका तो जो वेस्टर्न क्षेत्र था ये इनका क्षेत्र था। तो यहाँ पे पठान लोग पाए जाते थे, तो इसी को सीमांत गांधी का क्षेत्र माना जाता है। अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इसके दक्षिण की ओर कह रहा है पश्चिमी राजस्थान की मरुभूमि से मिला हुआ सिंध प्रांत है, जिसमें कह रहा है सिंधु नदी का डेल्टा भी सम्मिलित है। तो ये सब क्या है, दक्षिण की ओर ये सब विद्यमान है। अगर हम लोग सारांश देखें इस पूरे चैप्टर का सारांश क्या निकलता है, तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय लोग हैं जो अपनी परंपरा रही उसमें शांतप्रिय रहे हुए हैं। भारतीय सेनाओं ने शायद ही कभी दूसरे की धरती पर चढ़ाई की हो, तो ये हमारा पूरा एक रिकॉर्ड रहा है कि हम लोगों ने किसी की धरती पर चढ़ाई नहीं किया हुआ है। इसके अतिरिक्त कंबोडिया के मंदिर हों, चीन के चाहे मठ हों, यहाँ पे रखी हुई बौद्ध पांडुलिपि हैं, तथा मध्य एशिया में पुराने दबे हुए विस्तृत जो शहर हैं, इनकी खुदाई से निकली हुई जो व्यापारिक वस्तुएं हैं, इनके बारे में इतिहासकार भली भांति जानते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी अपनी विजय के स्मारक स्वरूप बनाए गए कीर्ति स्तंभ नहीं मिलेंगे। कह रहा है जो भारतीय इतिहास है इन लोगों का इतिहास है जो अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। तो भारत का ऐसा इतिहास रहा है कि ये कभी आक्रामक नीति भारत ने नहीं अपनाई हुई है, लेकिन हमें अपनी इस स्वतंत्रता से प्यार है जिससे हमने एक शक्तिशाली उपनिवेशवाद शक्तियों के चंगुल से छुड़ाया हुआ है। ये कह रहा है हम इसकी स्वतंत्रता के उत्साहपूर्वक हमको इसकी रक्षा भी करनी है। एक तरह से कहना है कि जो भारत है इसने स्वतंत्रता पाई हुई है, दूसरे जो बाहर के लोग थे यहाँ पे उन्होंने शासन किया हुआ, तो उससे हम लोगों ने मुक्ति पाई हुई है। तो एक तरह से अब हमको ये ध्यान रखना है कि दोबारा हमारे ऊपर कोई आक्रमण ना हो, ना तो हमको कोई दास्ता के बंधन में बांध सके। इसलिए भी कह रहा है कि हमें जो उत्साहपूर्वक रक्षा है वो हमें अपने देश की करनी है।
तो ये था पहला चैप्टर। अब देखिए दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि अब स्पेशली यहाँ से कह सकते हैं कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से जो सेगमेंट है ये स्टार्ट होंगे। तब इसके बाद जितने भी सेगमेंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि ये पहला चैप्टर था। तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना पड़ता है। तब जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल अदा करेंगे, विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।